everyone, welcome to my channel Study with Notes. As you all know, I am Khushi and today our topic is Gulf countries. अगर आप लोग थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना इस गल्फ कंट्रीज़ के बारे में जानने के लिए, तो ये जो पूरी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम गल्फ कंट्रीज़ को पूरे डिटेल में समझेंगे कि गल्फ कंट्रीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर काउंट होती हैं, ये इसकी क्या हिस्ट्री है, या बहुत सारी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे कि एक कॉरपोरेशन बनता है GCC, तो वो क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो गल्फ कंट्रीज स्टार्ट करते हैं कि गल्फ कंट्रीज़ क्या है। अ पार्ट ऑफ सी मतलब समुद्र, मतलब कि एक समुद्र का वो पार्ट विच इज सराउंडेड बाय द लैंड, मतलब कि एक समुद्र का लगा लो, ये समुद्र है और इसका वो पार्ट जो लैंड से घिरा हुआ है, जो सराउंडेड है लैंड से। फॉर एग्जाम्पल दैट इज लैंड, और ये हम लगा सकते हैं कोई भी रिवर है, समुद्र है या कुछ भी है, मतलब कि एक सी है, ठीक है। तो उससे सराउंडेड, ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय द लैंड, ज़्यादातर जो पार्ट है वो लैंड से घिरा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं, उन कंट्रीज को हम बोलते हैं गल्फ कंट्रीज, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया भी हमारा लैंड से घिरा हुआ है, नीचे वाला मोस्ट ऑफ द एरिया क्या है, लैंड सी है, समुंदर है, तो हम ये कहें कि इंडिया भी हमारी गल्फ कंट्री है। तो इसका आंसर हुआ नो, इंडिया गल्फ कंट्री नहीं है। इसकी एक और सिचुएशन है, ये तो इसकी एक मीनिंग है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और इसका मीनिंग है। वो क्या मीनिंग है कि अगर आपका जो एरिया है, जो समुद्र का एरिया है, जो सी का एरिया है, वो गल्फ, पर्शियन गल्फ, एक पर्शियन गल्फ नाम की एक सी है जिसका नाम है पर्शियन गल्फ, अगर पर्शियन गल्फ से मतलब घिरा होता है, अगर इस समुंदर से अगर आपका एरिया घिरा हुआ है, तभी आपकी कंट्री को गल्फ कंट्री कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो ये लैंड है वो पर्शियन गल्फ का बॉर्डर टच करती है, मतलब कि जो लैंड है, ये गल्फ, ये जो हमारा सी है जिसे हम पर्शियन गल्फ बोलते हैं, तो ये जो सी है इसको टच कर रही है, इसका जो लैंड है वो बॉर्डर है इस गल्फ का, इसलिए इसे बोला जाता है गल्फ कंट्रीज। इसमें मोस्टली 6 कंट्रीज हैं जिन्हें हम लेते हैं। एक जो 7th कंट्री की हम बात करते हैं वो इसमें काउंट नहीं होती। कौन सी कंट्रीज हैं? अब 7 इसमें कौन कौन से है, तो वो देखो क्या कहते हैं, देर आर 7 अरब स्टेट्स, अरब स्टेट्स हैं 7 अरब स्टेट्स हैं, और अ कंट्रीज विच टच द पर्शियन गल्फ। हमने बात की ना कि फॉर एग्जांपल ये हमारा गल्फ है, हमारा ये पर्शियन गल्फ है, और ये कंट्रीज जो इसको छू रही हैं, जो इसके बॉर्डर को टच कर रही हैं, वो 7 कंट्रीज हैं। लेकिन एक जो कंट्री है उसकी शेप लगभग ऐसी है जो हल्का सा टच करती है, बिल्कुल इतना एरिया टच कर रही है, लेकिन इसको भी हम अरब कंट्री तो बोलते हैं। लेकिन ये गल्फ कंट्री में क्यों नहीं आया, आया? क्योंकि कुछ ऐसी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इश्यूज हो गए थे कि ये नहीं आ पाया। तो ये कंट्री कौन सी है? अब क्वेश्चन आता है कि ये कंट्री कौन सी है, तो ये जो कंट्री है वो है इराक, ठीक है। तो इराक कंट्री ऐसी है जो हमारी अरब स्टेट या अरब कंट्री तो है, लेकिन ये गल्फ कंट्री नहीं है, क्योंकि कुछ इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल इश्यूज आए थे जिसकी वजह से इराक को हमारी जो गल्फ कंट्री है उसमें ऐड नहीं किया गया। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, देर आर 7 अरब स्टेट्स, 7 अरब स्टेट्स हैं जिन्हें जो कि टच करते हैं पर्शियन गल्फ से। ये जो है 7 टच कर रहे हैं। इनमें कौन कौन से 7 नाम आते हैं वो देखो, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर, इराक, बहरीन और यूएई होता है हमारा यूनाइटेड एमिरेट होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हो, तो हमारा एट प्रेजेंट हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, वो यूएई के साथ होता है एट प्रेजेंट, ठीक है। तो इन सभी 7 के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें से इराक को निकाल दो। इराक को क्यों निकाल दो? क्योंकि यहाँ ये जो इराक है वो अरब स्टेट या अरब कंट्री ज़रूर है, लेकिन ये गल्फ कंट्री नहीं बन पाई। बट द इराक इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द गल्फ कंट्रीज। क्यों नहीं हो पाई? बिकॉज सम इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, कुछ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इश्यूज आए थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जिनकी वजह से जो इराक है वो हमारे गल्फ कंट्रीज में ऐड नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये रीजन्स थे। सेकेंड हम बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या है गल्फ कंट्रीज की, क्यों इन्हें गल्फ कंट्री बोला जाता है। हम बात करें गल्फ कंट्री, अब हर एक चीज़ जिसकी शुरुआत हुई है उसका एक हिस्ट्री होगी, उसके एक बैकग्राउंड होगा। तो बैकग्राउंड क्या कहता है, क्यों इस जो ये स्टेट्स हैं, जो ये 6 कंट्रीज हैं, इनका नाम गल्फ क्यों पड़ा, वही बात हम आज करने जा रहे हैं। अब देखो हिस्ट्री में क्या कहता है कि 1980 और 81 के अंदर क्या होना था, इराक और ईरान के अंदर एक वार होना था,
वार, वार समझते हो ना, युद्ध, मतलब कि दो कंट्रीज हैं, इनके बीच में युद्ध होना था। तो युद्ध से क्या होना था, जो ये देखो हमने बात की कि ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर इराक है और इस एरिया में ईरान है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर युद्ध होगा तो जो भी ये पड़ोसी देश हैं, ये वाले बीच वाले हो गए, ये हो गए, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता अगर इन दोनों में युद्ध हो जाता। इसीलिए एक गल्फ कंट्रीज एक कमेटी बनाई गई। और जो एक कमेटी है वो किन्होंने मिलके बनाई, ये बनाई गई जो भी इराक और ईरान के पड़ोसी देश थे, नेबर कंट्रीज थी, जो उन्होंने बनाई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इराक और ईरान में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, तो इस लड़ाई की वजह से, इस युद्ध की वजह से क्या है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको बोलते हैं GCC। GCC मतलब कि जो हमारे गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ठीक है। तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इसके आगे दी जरूर लगा लेना। तो ये एक कमेटी थी, द गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। ये काउंसिल जो है, कमेटी जो है, वो कब बनाई गई थी, 25 मई 1981 को बनाई गई थी, ठीक है। और ये कमेटी बनाई गई थी, इसीलिए बनाई गई थी कि जो ये 6 मेंबर कंट्रीज हैं, इन्होंने बनाई थी और इसी पर्पस के साथ बनाई थी। इनका पर्पस क्या था, इनका पर्पस सिर्फ इतना था कि जो वार होना है इराक और ईरान के बीच में, इराक और ईरान के बीच में जो भी वार होना है, उस वार को रोका जा सके, उसको स्टॉप किया जा सके, ताकि उससे जो होने वाले नुकसान है उनसे बचा जा सके। तो यही रीज़न था गल्फ कंट्री को बनाने से, ठीक है। अब बात आती है जो GCC, मैंने आपको बोला GCC, क्या यही GCC एक ओरिजिनल नेम है इसका, तो नो, ये इसका ओरिजिनल नेम नहीं है। GCC अगर आप न्यूज़ चैनल्स में सुनो या कभी भी न्यूज़ आती है या किसी से भी कहीं से भी सुनो, तो इन शॉर्ट GCC से बोला जाता है, द गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है, जो सभी डॉक्यूमेंट्स में है, या जो ऑफिशियल नेम है, वो इसका नाम है द कॉरपोरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ। तो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, द कॉरपोरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ। मतलब कि जो गल्फ है, गल्फ मतलब जो हमारी एक रिवर थी, जो ये रिवर है उसकी अरब स्टेट्स जो उससे लगती, उसके पास जिसका बॉर्डर लगता है, तो वो गल्फ के जो अरब स्टेट्स हैं उनकी एक कॉरपोरेशन बनाई गई, काउंसिल बनाई गई, मतलब जो लोग मिलके काम कर रहे थे। तो इसमें किन को रखा गया, 6 कंट्रीज को रखा गया, जिनके बारे में हमने पहले नेम्स पढ़े हैं। अब उनको हम डिटेल में करेंगे कि उन कंट्रीज में क्या क्या है, किस लिए वो पॉपुलर है, तो वो चीज़ें हम करेंगे। अब देखो हिस्ट्री में एक चीज़ और आती है कि GCC का पर्पस क्या था। मैंने आपको पहले ही बताया, इसका पर्पस ये था कि जो इराक और ईरान के बीच में एक वार होना था, तो उसको स्टॉप करें, ताकि जो डैमेजेस बाकी कंट्रीज को होने हैं तो उनसे बचा जा सके। लेकिन यहाँ पे GCC को एक नॉर्मली बोल देते हैं कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो अरब नेटो था, ठीक है। तो अरब नेटो इनका ऑब्जेक्टिव था 1981, ठीक है। 1981 में इनका जो मेन इनका मोटिव था, इनका जो टारगेट था, इनका जो ऑब्जेक्टिव था, पर्पस था, तो वो क्या था, अरब नेटो था। लेकिन अब देखो इनकी ये सिचुएशन तो सॉल्व हो गई, अब इनकी कोई इराक और ईरान में कोई वार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तब जब ये प्रॉब्लम जो है जब सॉल्व हो गई, उसके बाद भी ये जो काउंसिल है GCC जो है, या फिर हम जैसे बोलें द कॉरपोरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट ऑफ द गल्फ, जो एक काउंसिल थी, जो कॉरपोरेशन था, तो वो आज भी एग्जिस्टेंस में है। तो आज ये क्या वर्क करता है, इसके आज क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसके आज कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो भी 6 कंट्रीज जो भी इनमें ऐड हैं, तो वो जो 6 कंट्रीज जो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स लेके आती है, तो उनके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये GCC कॉरपोरेशन वर्क करता है। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ गल्फ कंट्रीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी 6 कंट्रीज हैं जो गल्फ कंट्री में ऐड हुई हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कंट्री है, जो सबसे अच्छी, सबसे बड़ी कंट्री जिसकी बात हम करते हैं, तो वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी कंट्री है। और सऊदी अरेबिया का अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, तो आपने सुना होगा मक्का मदीना। तो लोग वहाँ पर एज अ हज जाते हैं, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो जाते हैं, जो मानते हैं। तो वो जो मक्का मदीना जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो मक्का मदीना है, वो सऊदी अरेबिया में ही है। आपने इसका नाम सुना है, लेकिन सऊदी अरेबिया में नॉट सुना हो या ना हो, मुझे नहीं पता। तो सऊदी अरेबिया में ही मक्का मदीना है। जो सऊदी अरेबिया है, इसकी जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो है रियाद, ठीक है। ये चीज़ें याद करने के लिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद। और इसके अंदर जो करेंसी चलती है, जो मुद्रा चलती है, जैसे इंडिया में रुपी चलती है, तो यहाँ पर जो चलती है वो है सऊदी रियाल। रियाल बोलते हैं, सऊदी उसके नाम से लिया गया है, कंट्री के नेम से।
तो इसकी जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल। और इसकी जो पॉपुलेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन, जो कि गल्फ कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो है हमारी सऊदी अरेबिया, जिसमें 3,42,68,528 जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा गल्फ कंट्री की जो सबसे ज़्यादा कंट्री में है वो है सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये थी हमारी सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ। मक्का मदीना कभी मत भूलना, तो सऊदी अरेबिया में ही मक्का मदीना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुवैत। नेक्स्ट हमारा आता है कुवैत। कुवैत की जो सिटी है, कुवैत सिटी, जो कि इसकी कैपिटल है। कुवैत हमारी कंट्री है, और कुवैत सिटी, कुवैत तो इसके नाम से ही आया है, और सिटी लगा देते हैं पीछे, और ये जो हमारा हो गया ये इसकी कैपिटल हो गई। नेक्स्ट बात आती है कि इसकी करेंसी कौन सी है। इसकी करेंसी जो है वो है दिनार। अब दिनार के ऊपर भी मैंने एक स्टार लगाया है, अगर आप देखो तो पॉपुलेशन के ऊपर स्टार लगाया था, मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अब दिनार एक ऐसी करेंसी है जो इंडिया में, अगर हम इंडियंस हैं तो इंडिया से अगर हम कंपेयर करके देखें तो इंडिया की जो रुपी 210, अगर हम 210 रुपये दें दिनार लेने के लिए तो हमें सिर्फ 1 दिनार मिलेगा। मतलब कि हम जैसे डॉलर की बात करें तो डॉलर अगर हम लगभग एट प्रेजेंट 72 में भी चल रहा है, तो अगर हम 72 रुपये दें तो हमें 1 डॉलर मिल जाता है। चलो ठीक है 72 रुपये, लेकिन यहाँ पर हमें 210 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाकर हमें 1 दिनार मिलेगा। मतलब कि हमारी अगर कंपेयर करके देखें तो बहुत ज़्यादा महंगी जो करेंसी है वो है दिनार। अब जो ये 210 रुपये मैंने कहे ये फिक्स नहीं है, ये बढ़ते या कम होते रहते हैं। जैसे 210 है, 215, 220, 205, ऐसे ये जो अमाउंट है वो चलता रहता है, लेकिन अराउंड 210 के आसपास रहता है, इसलिए मैंने 210 आपको बताया। और 1 दिनार में 210 हमें क्या है, इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये जो है बहुत ही महंगी करेंसी है, या हम जिसे बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग करेंसी। हम 2 टर्म्स यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग करेंसी एंड वीक करेंसी। तो हम ये बोल सकते हैं इंडिया के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो दिनार बहुत स्ट्रॉन्ग जो करेंसी है। ठीक है, और इसी के करेंसी के वैल्यूएशन पे देखें तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो कुवैत है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कुवैत जो है वो 4th हायर पर कैपिटल, वर्ल्ड में 4th नंबर पर कैपिटा, जिसका मतलब ज़्यादा आती है। पर कैपिटा समझते होगे ना कि पर पर्सन की अगर हम चेक करें कोई भी इनकम या कुछ भी, तो पर कैपिटा मतलब पर पर्सन। तो पर पर्सन की अगर हम चेक करें तो पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पर जो एक स्टेट आता है या कंट्री आती है तो वो कुवैत है। ठीक है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 42,07,083 इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। इसमें हमने 2 कर लिए, नेक्स्ट पेज में हम 3rd पे चलते हैं। अगर हम 3rd कंट्री की बात करें तो 3rd कंट्री का नाम है ओमान। ओमान इसका नाम है, और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है मस्कट। ओमान मस्कट। इसकी जो करेंसी है वो है ओमानी रियाल। ओमान से ही ओमानी पड़ा है, और रियाल इसकी करेंसी का नाम है, इसलिए इसकी करेंसी का जो वर्ड है, नाम है, जैसे इंडिया की हमारी रुपी होती है वैसे इसकी जो करेंसी है वो है ओमानी रियाल। ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 49,74,986। तो इसकी ये पॉपुलेशन है, और ऑल एंड एवरेज ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है इसमें। कतर, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो है कतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। तो कतर जो है वो इसकी जो कैपिटल है वो है दोहा, जिसे हम इन शॉर्ट बोल देते हैं दोहा कतर। ठीक है, दुबई से क्रॉस होकर जाना पड़ता है, अगर हम दोहा कतर जाएंगे तो आ जाता है कतर, जिसकी कैपिटल जो है वो दोहा है। और नेक्स्ट हम बात करें करेंसी, तो इसकी जो करेंसी है वो है रियाल, या इसकी 2 स्पेलिंग्स होती है, RIYAL भी लिख सकते हैं या RIAL भी लिख सकते हैं, तो इसकी ये रियाल करेंसी है। नेक्स्ट अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इसकी है 28,32,067 जिसे हम बोल सकते हैं, तो ये इसकी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बहरीन, तो बहरीन की जो कैपिटल है उसका नाम है मनामा। इसकी करेंसी जो है बहरानी दिनार। ठीक है, बहरान से ही बहरानी बना है, और दिनार। इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 16,41,172, मतलब कि 16,41,172। अब देखो यहाँ भी मैंने स्टार मार्क किया। अब स्टार मार्क करने का यहाँ क्या मतलब है, अगर हम गल्फ कंट्रीज़ में कंपैरिजन करके देखें, अगर हम 6 की 6 कंट्रीज़ के आपस में कंपैरिजन करें तो सबसे कम जो हमारी एक
कंट्री की पॉपुलेशन है, सबसे कम पॉपुलेशन जो पाई जाती है वो बहरीन में पाई जाती है। बहरीन में बहुत ही कम पॉपुलेशन है, बहुत ही लेस पॉपुलेशन है एज कंपैरिजन टू अदर गल्फ कंट्रीज। तो नेक्स्ट हमारा आता है यूएई, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसकी फुल फॉर्म है यूएई। मैंने आपको पहले ही बताया कि एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, प्रेजेंटली हमारे जो इंडिया है, इंडिया जो मोस्ट हमारे ट्रेडिंग पार्टनर है, मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो हमारा यूएई है। हम एट प्रेजेंट यूएई से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है, इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, और इसकी करेंसी जो है वो दिरहान बोलते हैं, और इसकी शॉर्ट हम बोलते हैं AED, ठीक है, अरब एमिरेट्स दिराम, ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इसकी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन है 97,70,529, 97,70,529 इसकी पॉपुलेशन है। तो ऑल एंड एवरेज ये भी सब कुछ ठीक है। इसके लिए एक्स्ट्रा जो है ये है, यूएई के लिए एक्स्ट्रा जो वर्क है आपका ये, और बहरीन के लिए इसमें बहुत कम पॉपुलेशन है जो मैंने मार्क किया है। कतर के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नो, ये ऑल एंड एवरेज ठीक है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओमान भी ओके। एंड देन कुवैत के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी जो करेंसी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है। 210 रुपीज़ देने के बाद हमें 1 दिनार मिलता है। और सऊदी अरब का जो स्पेशलिटी है वो मक्का मदीना है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक चीज़, दोहा कतर में मैंने बोला कि ऑन एंड एवरेज सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर हम दोहा कतर की बात करें, दोहा कतर की बात करें तो 2022 एट प्रेजेंट ये लगा लीजिए, 2021 चल रहा है, आपको पता ही है। तो एक साल बाद ऐसा क्या होने वाला है दोहा कतर में? अगर आप लोगों को पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, क्योंकि मैं बता ही रही हूँ तो मैं बता देती हूँ। तो दोहा कतर ने 2022 में एक फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप, जो कि 2022 में होगा। अगर ये होता है तो इंडिया से बहुत से लोग फीफा वर्ल्ड कप देखने जाएंगे दोहा कतर। तो ये 6 कंट्रीज़ थी जिनके बारे में हमने बात की। कौन कौन सी 6 कंट्रीज़ थी? तो सबसे फर्स्ट हमने बात की सऊदी अरेबिया, फिर हमने कुवैत के बारे में बात की, फिर हमने ओमान के बारे में बात की, फिर हमने कतर के बारे में बात की, फिर हमने बहरीन के बारे में बात की, फिर हमने यूएई के बारे में बात की। तो ये 6 जो कंट्रीज़ हैं वो हमारी एज अ गल्फ कंट्री मानी जाती है। 6 अरेबियन कंट्री जो हमारी है वो हमारा इराक है, लेकिन उसको नहीं लिया गया क्योंकि कुछ पॉलिटिकल इशूज़ थे, कुछ इकोनॉमिकल इशूज़ थे, इसलिए उसे एज अ गल्फ कंट्री ऐड नहीं किया गया। तो ये था हमारा जो हमने कंट्रीज़ की 6 गल्फ कंट्रीज़। और जो ये 6 गल्फ कंट्रीज़ हैं वो एज़ पर इट्स ऑफिशियल वेबसाइट लेटेस्ट जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई हैं। और अब एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ हम पढ़ रहे हैं ये हमारे वर्ल्ड में सिचुएटेड कहाँ है? तो इस चीज़ का जो आंसर है, जो हमने 6 कंट्रीज़ के बारे में बात की हैं गल्फ कंट्रीज़, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगी कि ये एंड में कहाँ पे सिचुएटेड है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक व्यू थ्रू अ सिस्टम, एनी कंप्यूटर एंड एनी अनदर मोबाइल, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये किस तरीके कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया का यहाँ से शुरू होता है हमारा जो एरिया है गल्फ पर्शियन का, इस तरीके से लगा लीजिए, ये गल्फ पर्शियन है, यहाँ पे गल्फ पर्शियन है, और इसके जो ये सारा समुंदर है, ठीक है। तो इसके जो यहाँ पर स्टेट्स हैं, जो यहाँ पर हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो गल्फ कंट्रीज़ हैं। यहाँ की जो कंट्री है वो इराक है, और इस सिचुएशन की कंट्री जो है वो ईरान है, और यहाँ पर जो अनदर गल्फ कंट्रीज़ हैं वो सिचुएटेड है। इसके बारे में बात करेंगे हम एट द एंड ऑफ द वीडियो, मैं आपको दिखाऊंगी वर्ल्ड में कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये बात आती है कि जो हमारा इंडिया है उसके वेस्ट में है, ठीक है। तो वेस्ट में है, आपको पता होगा, ऊपर नॉर्थ, साउथ नीचे होता है, ईस्ट यहाँ होता है, और वेस्ट इस साइड होता है। इंडिया के वेस्ट साइड में ये गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो थ्रू एनी अनदर मोबाइल और एनी सिस्टम आई विल सी यू ऑल द कंट्रीज़ वेयर आर सिचुएटेड इन दिस। सो अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा GCC, गल्फ
कॉरपोरेशन काउंसिल। तो अब जो ये गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, इसकी जो ऑफिशियल नाम है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है कॉरपोरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट ऑफ द गल्फ। मतलब कि गल्फ के जो भी अरब स्टेट है उनकी एक काउंसिल बनाई गई, एक कॉरपोरेशन बनाया गया। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो रियाद में है। अगर रियाद याद हो, मैंने आपको फर्स्ट जो हमारी कंट्री बताई थी सऊदी अरेबिया, उसकी कैपिटल रियाद थी, तो हेड क्वार्टर रियाद में है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑफिशियल लैंग्वेज। जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरेबिक। मतलब कि जो भी जितने भी काम होते हैं इस काउंसिल में, जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं या कुछ भी किया जाता है तो वो अरेबिक में किया जाता है। अरेबिक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब बात करते हैं मेंबरशिप की, मतलब कितनी कंट्रीज़ इसमें मेंबर हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर हैं, वो 6 हैं। कौन कौन सी हैं हम बात कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया है, और हमारी कुवैत है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, यूएई है। तो 6 कंट्रीज़ हैं। जो 7th कंट्री थी वो इसमें ऐड अप नहीं हो पाई, जो कि इराक थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीसीसी। जीसीसी को बने, मतलब कि जो हमारा कॉरपोरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट ऑफ द गल्फ है, ये इसको बने को लगभग 40 साल हो गए हैं। एट प्रेजेंट 2021 चल रहा है, 2021। एंड जो ये बनी थी वो 25 मई 1981 में बनी थी। तो लगभग 40 साल इसको हो चुके हैं कंप्लीट हुए को। इसमें मैंने आपको बताया कि 6 कंट्रीज़ हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसमें एडअप होना चाहती हैं, जैसे कि जॉर्डन है, मोरक्को है, यूमेन है। ये कंट्रीज़ इसमें ऐड होना चाहती हैं, और ये जो बात है कि ये ऐड होना चाहती हैं, ये एज पर स्पेकुलेशन है। तो स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग है कि ये जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें ऐड होना चाहती हैं, लेकिन इनको लिया जाएगा फ्यूचर में या नहीं लिया जाएगा ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन होना चाहती हैं। ये चाहती हैं कंट्रीज़ की हमें भी गल्फ़ कंट्रीज़ की जो मेंबरशिप है वो मिले। ठीक। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन हमें जानना ज़रूरी है, गल्फ़ कंट्री की सिचुएशन के बारे में। तो हम सिचुएशन की बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है गल्फ़ कंट्री की। तो जो ये जीसी है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनकी क्या सिचुएशंस है। अब एक बात ध्यान रखना, हम गल्फ़ कंट्री में सिर्फ 1 या 2 कंट्रीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल ऑफ द 6 कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो टोटल 6 जो कंट्रीज़ हैं उसमें अगर हम बात करें कि इसकी सिचुएशन क्या है, तो इस जो कंट्री है इसमें हमें जो हमें स्टूडेंट्स हैं वो 9.5 मिलियन, अकॉर्डिंग टू 2014 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 9.5 मिलियन जो लोग हैं वो इसमें स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। लेटेस्ट डाटा है वो मुझे नहीं मिला। अगर आप लेटेस्ट डाटा चाहते हैं तो आप ज़रूर गूगल पे जाइए और आपको लेटेस्ट डाटा वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा करते हैं तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मिला और मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने स्टार्ट कर दी। सो एट प्रेजेंट मेरे पास यही डाटा अवेलेबल है। स्टूडेंट्स जो हैं वो इन गल्फ़ कंट्रीज़ जो पढ़ने जाते हैं, यहाँ पर जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं या जो इंडिया से पढ़ने जाते हैं या अनदर कंट्रीज से जो पढ़ने जाते हैं, वो 9.5 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर हैं। ये देखिए अब ये बात मिलियंस में हो रही है, लेकिन नेक्स्ट जो बात होगी वो हमारी है जीडीपी की, एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। ठीक है, ये बात जो होगी वो हमारी डॉलर्स में होगी। ठीक है, डॉलर्स में बात होगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसको हम मिलियन या किसी चीज़ में नहीं कर सकते, या स्टूडेंट्स को हम डॉलर में नहीं बात कर सकते। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हमने काउंटिंग की तो मिलियंस में निकली, और ये जो है इनकी हम बात मनी में करेंगे, करेंसी में करेंगे, तो इसको हम डॉलर के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। तो जीडीपी जो है वो 1.6 ट्रिलियन आई है, ट्रिलियन आई है, वो मिलियन थी और ये ट्रिलियन है 2014 के अकॉर्डिंग। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 861 बिलियन है। ऊपर मिलियन था, नीचे ट्रिलियन था, और यहाँ पर बिलियन है। ये भी 2014 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंपोर्ट आता है, इंपोर्ट भी $476 बिलियन अकॉर्डिंग टू 2014। तो ये हमारे पास एट प्रेजेंट डाटा अवेलेबल थे। और इन्होंने ये क्यों किया, इसीलिए किया क्योंकि अगर हम बात करें कि इन कंट्रीज़ का, तो ये कंट्रीज़ जो थी वो जो बेसिकली इनका काम था वो जो खनन विधि, अगर आप समझते हो कि हमें ज़मीनों से जो ऑयल्स निकालने हैं, क्रूड ऑयल निकालना है या कुछ भी निकालना है, तो ये बेसिकली वर्क करती थी जीसीसी जो कॉरपोरेशन, जीसीसी की जो कंट्रीज़ होती थी वो करती थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अगर हम बात करें आज से थोड़े साल बाद की, तो ये जो ऑयल्स है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो नीचे निकलती हैं, जो धरती से निकलती हैं, खदानों से निकलती हैं, माइनिंग करके निकलती हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो इन फ्यूचर ख़त्म हो जाएंगी। तो जीसी ने सोचा, मतलब कि जो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ ये चीज़ें निकलनी बंद हो जाएगी तो हमारी इनकम क्या होगी,
इनकम ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने प्रेशर दिया इस चीज़ पे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ेंगे, तो जितना ज़्यादा वो पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा जो हमारी इकॉनमी है वो एजुकेटेड होगी, और हम क्या है अपनी जीडीपी को, अपनी इनकम को जनरेट कर पाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, इन्होंने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, एक्सपोर्ट इन्होंने और चीज़ों का बना दिया। पहले सिर्फ ऑयल करते थे, फिर इन्होंने जैसे एजुकेटेड किए, बहुत से स्टूडेंट्स आए इनके पास, तो उन्होंने स्किल एंड एक्सपर्टाइज ली। तो स्किल और एक्सपर्टाइज से उन्होंने और भी चीज़ें ली, और भी चीज़ों में वो प्रोडक्शन करने लगे, वो लाइक वो एग्रीकल्चर करने लगे, उन्होंने अपने इंडस्ट्री सेक्टर अच्छा किया, उन्होंने ट्रेड किया। तो मतलब वो एक्सपर्ट हो गए कुछ कुछ चीज़ों में, जिसकी वजह से वो क्या है एक्सपोर्ट करना शुरू उन्होंने कर दिया। तो इस तरीके से जीडीपी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट और स्टूडेंट्स, ये 4 सिचुएशंस हम दिखा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टूरिस्ट की। टूरिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखो हमने बात की सऊदी अरेबिया, जहाँ पर मक्का मदीना है। लाखों लोग, करोड़ों लोग साल में मक्का मदीना घूमने जाते हैं, वहाँ पर हज के लिए जाते हैं, तो इसलिए टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। अब 2022 में मैंने आपको बताया कि दोहा कतर में एक फीफा वर्ल्ड कप होगा, तो वहाँ पर भी टूरिस्ट जाएंगे, या कुछ भी वहाँ पर होता है। देखो हर एक कंट्री की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, कि जैसे इंडिया में भी लोग घूमने आते हैं, तो हम भी जाते हैं वहाँ पे। तो जब हम वहाँ पर घूमने जाते हैं, कुछ देखने जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या है, टूरिस्ट जो वे होता है उनका वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो टूरिस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाते हैं घूमने फिरने, कुछ देखने या कुछ भी करने, तो वहाँ पर क्या है, टूरिस्ट की जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छी है। तो ये थी सिचुएशन ऑफ गल्फ कंट्रीज। अब एक एक्सेप्शन हम करते हैं। एक्सेप्शन हमारी क्या आती है, गल्फ कंट्री की एक ही एक्सेप्शन आती है कि इसमें इराक को नहीं लिया गया। इराक को नहीं लिया गया, तो हम थोड़ा सा इराक के बारे में भी जान लेते हैं कि इराक क्या है। इराक भी हमारा क्या है, एक जो हम अरब स्टेट्स की बात करें या अरब कंट्रीज़ की बात करें, तो इराक भी अरब कंट्रीज़ में आता है, लेकिन इसे नहीं लिया गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि गल्फ कंट्रीज़ में ऐड होने के लिए कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इश्यूज थे जो ये पूरा नहीं कर पाए, या कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जो कि रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल। तो कुछ ऐसी इश्यूज आई थी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल से, इकोनॉमिकल से रिलेटेड, तो वो इश्यूज की वजह से इराक गल्फ कंट्री में एंटर नहीं कर पाया। ठीक है, अब गल्फ कंट्री के बारे में हम जानते हैं कि गल्फ कंट्री में पॉपुलेशन इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि पॉपुलेशन कितनी है। तो इसमें जो पॉपुलेशन है वो 3,93,09,783, 3,93,09,783 इसमें पॉपुलेशन है इराक में। ठीक है, तो ये इराक का थोड़ा सा हो जाता है, इराक नहीं आ पाया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं कहाँ पर सिचुएटेड है, हमारे इंडिया से कहाँ पे सिचुएटेड है। मैंने बताया ना आपको कि इंडिया फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर है, तो इंडिया के वेस्ट साइड में कहाँ पर है वो मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ, थ्रू अ फोन। सो कंटिन्यू माई वीडियो। ओके, तो हम अब अपने सिस्टम पे आ चुके हैं। मैंने एक मोबाइल फ़ोन लिया है, अनदर मोबाइल फ़ोन, जिसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं। तो ये देखो, ये हमारा इंडिया का पोर्शन है, और इंडिया के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है नॉर्थ होता है, नॉर्थ साइड, साउथ साइड नीचे वाला, और इस साइड वाला जो पोर्शन होता है वो ईस्ट साइड होता है, और इस साइड वाला वेस्ट। तो हम कहें कि हमारे इंडिया के जो हम अगर बात करें हमारे इंडिया के वेस्ट साइड अगर हम जाते हैं तो हमें गल्फ़ कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। ये देखो, ये हमारी इंडिया है, और अगर हम इंडिया से इस तरीके से ये है ना समुद्र का एरिया, ये सी एरिया है जो हमें स्काई कलर में दिख रहा है, तो ये हमारी पर्शियन गल्फ है, और इस पर्शियन के किनारे पर ही हमारा क्या है, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो रहती हैं। देखो ये क्या कह रहा है, अगर हम इसे जूम करें तो ये देखिए, ये रहा हमारा सऊदी अरेबिया, दोहा, यूएई, बहरीन, इराक, ईरान, जिनके अंदर युद्ध होना था। मैंने बताया था ना, हल्का सा बिल्कुल माइनर सा जो पार्ट है वो हमारे इस पर्शियन गल्फ को टच करता है, और कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे, कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज थे, जिनकी वजह से इराक गल्फ कंट्री में एंटर नहीं हो पाया था। और कौन कौन सी कंट्रीज़ है, ये देखो, ये रहा कुवैत, और मैं आपको अनदर हेल्प से दिखाती हूँ, अनदर फोटो, जस्ट वेट। ये देखिए, ये हमारा इंडिया है, इंडिया में ये हमारी जा रही है पर्शियन गल्फ का जो सी है वो ये रहा। उसके बाद सऊदी अरब, कुवैत, इस पॉइंट पे कुवैत है, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान,
येमेन। तो ये हमारी क्या है, हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जो सिचुएटेड है इंडिया के ईस्ट साइड में। एक अनदर फोटो हम देखते हैं पर्शियन गल्फ़। अब ये देखो सेम कुवैत, ये रहा हमारी अबू धाबी जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हमारी कैपिटल है, और कतर, रियाद, ये चीज़ें हमारी क्या हैं, सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट देखो सऊदी अरब, वही सेम सिचुएशंस। अब देखो मैंने आपको एक बताया था कि जो इंडिया से हमारे जो यूएई, कतर, दोहा, तो जो हमारे इंडिया से फ़्लाइट्स जाती हैं वो दुबई होकर जाती हैं। तो ये देखो हमारे इंडिया से फ़्लाइट चलती है जो कि मुंबई जाती है, फिर मुंबई से जो एक फ़्लाइट चलती है जो हमारी सीधा कतर जाती है, दोहा कतर। ठीक है, कहाँ से होकर जाती है, दुबई से क्रॉस होकर जाती है। और ये हमारा जो स्पेस है, ये सी एरिया, ये हमारा पर्शियन गल्फ़ है, और इसी के किनारों पर क्या है, हमारी कुछ गल्फ़ कंट्रीज सिचुएटेड हैं जो कि मैंने आपको नेम्स बताए थे। तो ये था मेरा एक व्यू आपको दिखाने के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारी कंट्री में जो ये हैं रहते हैं। ठीक है, ये देखो ये मस्कट, आबू धाबी, कतर, दोहा, यूएई, रियाद, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कुवैत सिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही पर्शियन गल्फ़ के किनारों पर है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक वीडियो जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ पे बनी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड लगी है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप क्वायरी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।